और अनुष्का कोई डाउट? लास्ट क्लास में थे क्या अनुष्का? लास्ट क्लास में थे? नहीं सर, डाउट तो मेरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाले टॉपिक पे है, वो मुझे अच्छे से समझ नहीं आता। ठीक है, अरे मैं अच्छे से समझा दूंगा। क्लास में थे नहीं क्या? लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने समझा था तब नहीं थे क्या? तो इजी है। सर नहीं, मैं वाली क्लास में थी जब आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला पढ़ा रहे थे, उसमें अच्छा, थी मैं। कोई बात नहीं, मैं पूरा रिवीजन कराऊँ, पूरा रिवीजन कराऊंगा, पूरा एक एक चीज समझा दूंगा, फिर से रिवाइज कराऊंगा पूरा। रुको सर, ये रह गया मेरा। चलो, हाँ शेयरिंग ऑन हो गई। देखो, अब साथ समझो क्या है कि ये हमारा था, है ना? तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें ये पता है कि कोई भी जो फीमेल होती है वो पर्टिकुलर सेट ऑफ एग के साथ में, जिनको हम एग नेस्ट कहते हैं, उनके साथ में बर्थ लेती है। और मैंने आपको लिखवाया था कि अप्रोक्सीमेटली 60,000 जो एग्स होते हैं, है ना, जो एग मदर सेल, मैं गलत बोल रहा हूँ, एग मदर सेल्स जो होती है 60,000 एग मदर सेल्स की, या सिंपल सी बात है, सही बात है, 60,000 एग मदर सेल, मतलब हर एक सेल से एक ही बनता है ना, एग बनता है, तीन तो डिजनरेट हो जाते हैं। तो 60,000 पोटेंशियल एग के साथ में बर्थ लेती है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि उनको हमने ऊगोनियम बोला, और चाहे आप उनको ऊगोनियम मदर सेल बोलो या एग मदर सेल, है ना। तो ऊगोनियम या एग मदर सेल के साथ में बर्थ होती है, ठीक है। अब क्या होता है, ये मल्टीप्लाई करते हैं, इनमें माइटोसिस तो हो सकती है। मल्टीप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन ओवरीज इन फीमेल फीटस। तो अभी ये फीमेल ने बर्थ नहीं लिया है, ये फीमेल के फीटस के अंदर ही अनबॉर्न फीमेल बेबी, देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ अनबॉर्न फीमेल बेबी। तो अभी इसने बर्थ नहीं लिया, जब इसने बर्थ नहीं लिया तभी तभी इसकी ओवरी के अंदर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एग मदर सेल्स का फॉर्मेशन, और काउंट किया गया कि अप्रोक्सीमेटली जब वो बर्थ लेगी तो 60,000 ये सेल्स होंगी, एग मदर सेल्स होंगी, जो पोटेंशियली एग में कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी रखती है। अब कितनी होती है नहीं होती वो अलग बात है ना, जो कि एग में कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी है। अब क्या होता है कि इसके बाद ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस पॉज हो जाती है ना। तो ये प्रोसेस पॉज हो गई। पॉज होने के बाद अब पर्टिकुलर किसी भी चाइल्ड ने बर्थ ले लिया, अब उसके अंदर ना मियोसिस हो रहा है ना माइटोसिस हो रहा है ना। अब जब ये पर्टिकुलर फीमेल गर्ल प्यूबर्टी को अचीव करेगी, तो प्यूबर्टी अचीव करने के साथ में क्या होगा Sorry. तो अब उसके अंदर जो एग्स है उनको हमने oogonia मदर सेल या प्राइमरी oocyte का, oogonia मदर सेल्स, उनमें से कुछ मदर सेल्स प्यूबर्टी अचीव होने के बाद अपने अंदर क्या होगा, उनका साइज बढ़ने लगे, तो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ेगा, उनका न्यूक्लियस बढ़ेगा, है ना। और हर मंथ वो क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट में एंटर करेगी। मियोसिस फर्स्ट में एंटर करने के बाद अनइक्वल डिवीजन होगा। अनइक्वल डिवीजन में एक छोटी सेल बनेगी, एक बड़ी सेल बनेगी। छोटी सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी बोलेंगे। बड़ी वाली सेल्स को हम लोग सेकेंडरी oocyte कहेंगे। आप समझिए, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ में जो एग रिलीज होगा या वेस्ट होगा, वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में ही रहेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अभी मियोसिस फर्स्ट ही हुआ है, लेकिन जब एग फर्टिलाइज होगा, तो फर्टिलाइज होने में जब एग की वॉल को स्पर्म पेनिट्रेट कर चुका होगा, एग की न्यूक्लियस इस पर तो मतलब प्लाज्मोगेमी हो गई और कैरियोगेमी नहीं, तो अब ये एक डाइकैरियोटिक स्टेज में आ जाएगा। जैसे डाइकैरियोटिक स्टेज में आएगा वैसे ही क्या होगा, ये मियोसिस सेकंड में एंटर कर जाएगा। मियोसिस सेकंड में एंटर करने के बाद इसी टाइमिंग में साइमल्टेनियसली यहां पर क्या होगा, सेकंड जो फर्स्ट पोलर बॉडी थी ये दो पोलर बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो सेकेंडरी oocyte था वो मियोसिस सेकंड में ये एक मैच्योर एग में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा सेकेंडरी पोलर बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये तीनों पोलर बॉडी डिजेनरेट हो जाएंगी, और अब क्या होगा, इसी के साथ में ये न्यूक्लियस जो है, ये दोनों क्या सिनगैमी होगी, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, और फ्यूज होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इन जनरल, जैसे कि होता है रेगुलर केसेस में, तो सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ बॉडी से बाहर। सो दैट इज द oogenesis।
ओके सर, तो सेकेंडरी ओसाइट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सेकेंडरी ओसाइट विल कन्वर्ट इनटू द कॉर्पस लूटियम, फिर कॉर्पस अल्बिकेंस, और उसके बाद वो निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वो उधर भी देखो, उधर भी वो जो कार्पस ल्यूटियम होगा वो उसके सेक्रेटरी स्टेज खत्म हो जाएगी, है ना, क्योंकि अब उसका रोल नहीं बचा। अब उसको क्या करना है, यस उसे सर, कोई भी प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट निकालेगा। नहीं करना। हाँ, अब उसको क्या करना है, उसको इस एनवायरनमेंट को बना के रखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो वो भी डिजेनरेट हो जाएगा। और अगर यस सर। प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो कार्पस ल्यूटियम भी लंबे समय तक सीक्रेट करता रहेगा, है ना। यस सर। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी हुई तो फिर कॉर्पस लूटियम लंबे टाइम के लिए प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा, और अगर नहीं हुई तो फिर थोड़े टाइम के लिए निकालेगा। बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए निकालेगा अपने आप ही। बस वो प्रिपेयर करेगा नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के राइट, लिए। नेक्स्ट साइकिल के लिए फिर से स्टार्ट कर देगा, है ना। ओके सर। और बताओ भाई और अनुष्का। सर जो प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल होते हैं वो बता दीजिए कि कब फीटस के अंदर होते हैं, फिर वो प्यूबर्टी में फॉलिकल बनता है। फॉलिकल प्यूबर्टी के बाद बनना फॉर्मेशन होता है। देखो, चलो वो भी बताना। कोई दिया जाए जरा, ओवरी का डायग्राम कोई। देखो, तो होता क्या है साथ, कि यहाँ पर ये जो प्राइमरी फॉलिकल बनेंगे ना, इन यस फॉलिकल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में। प्यूबर्टी से पहले यहाँ पर, है ना, क्या होता है कि कुछ यहाँ पर एग्स के, ये इकट्ठे यहाँ पे एग्स के बंच होते हैं, ग्रेप लाइक बंच होते हैं, उनको हम एग नेस्ट कहते हैं। तो जब कोई भी बेबी बर्थ लेता है तो वो एग नेस्ट के साथ में बर्थ लेता है। फिर क्या होता है, एग नेस्ट की ही स्टेज में वो स्टक रहता है। अब जब वो प्यूबर्टी अचीव कर लेगी तो एग नेस्ट में कोई भी एक एग निकल करके प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन, कोई भी सेल निकल कर, ठीक है, फिर प्राइमरी फॉलिकल से फिर फॉलिकल ग्रो करना स्टार्ट। ठीक है, ओके सर। और बताओ भाई अनुष्का, ये सुनाओ। आउटर लेयर को पेरिटोनियम कहेंगे या फिर डोमिनल लेयर? तो फिर से आउटर लेयर को डोमिनल लेयर कह सकते हैं। कौन लेयर, डोमिनल डोमिनल। जर्मिनल लेयर। यस। किसकी आउटर लेयर को, तो ये ओवरी की। ओवरी की इनर लेयर को कह सकते हैं ना, इनर लेयर को। ओके। आउटर तो देखो, देखो ना, आउटर तो क्या होगी, वो एपिथेलियल लेयर होगी जो बनी होगी इससे, शीट टाइप की, शीट का की शेप की, है ना। यस तो सर। जिसको स्क्वैमस हम लोग कहते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियल लेयर। तो वो तो क्या होगा, ओवरी की वॉल होगी। ओवरी की वॉल में जो इनर साइड पे, है ना, एपिथेलियल लेयर के नीचे होगी, वो एक्चुअली जर्मिनल लेयर होती है। वो बनी होगी जर्मिनल राइट सर। एपिथेलियम। और हमें पता है कि जर्मिनल एपिथेलियम क्यूबॉइडल एपिथेलियम से मिलकर, है ना। ठीक है सर। बताओ भाई अनुष्का, और बताओ। तो देखो, चलो मैं देख लेता हूँ मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था। तो आप लोगों की ही तो क्लास हुई है। अच्छा, ह्यूमन हेल्थ एंड ह्यूमन जेनेटिक्स तो मैं स्टार्ट कर चुका था यार, लास्ट क्लास में आपके वाले बैच में। हाँ सर, तो फिर मैं वाली क्लास में थी। अच्छा, आप वो उस वाली क्लास में थे, तो कहाँ तक पढ़ा था बताओ फिर इसी हाँ, बात पे। आपने एपिस्टैटिस कब तक पढ़ा दिया था? वो मास्क कर लेते हैं ना अपने कैरेक्टर्स को। ओके, काफी पढ़ा दिया तो भाई मैंने फिर। एपिस्टेसिस के आगे चलते हैं। अब साथ देखो, एपिस्टेटिस तक सर पढ़ा दिया, उसके पहले का देखो क्या नहीं आता है। ये उसका क्या? लास्ट क्लास में जेनेटिक्स में जो मैंने रिवीजन करवाया था, वो एपिस्टेसिस तक मैंने करा दिया था। ओके सर। हम्म, देखो उसके पहले का जो आपको नहीं आता वो पूछो। जेनेटिक्स तो मेरा काफी क्लियर है सर, वो काफी समझ आ गया देन यू आर ब्लेस्ड विद गॉड। है। जेनेटिक्स जिनका बढ़िया होता है ना, उन्हें फिर बायोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं। सर ये वो थोड़ा सा ये ना मेंस्ट्रुएशन वाला पार्ट, ये थोड़ा सा वो हो जाता है क्योंकि सारे हार्मोन्स का इफेक्ट्स वो सब याद करने पड़ते हैं। वो यार डायग्राम ये वाला याद रखो ना, मैंने समझाया था ना वाला डायग्राम। ये सब वो जो ग्राफ वाला है ना। हाँ हाँ, ग्राफ वाला, यस वो एक साथ डायग्राम बस दिमाग में रखो, वो पूरा डायग्राम है ना, उसमें टेम्परेचर में छोड़ यस देना, है ना। यस। बाकी सब एक साथ साथ में दिमाग में रखना, बिल्कुल सही रहेगा। ओके सर। तो देखते हैं भाई, एपिस्टेसिस के बाद ये मैंने पढ़ लिया था। टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस सब पढ़ लिया था ना, बताते जाना मुझे अनुष्का। टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हो गया था ना।
है ना? यस सर, यस ठीक है, सर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और ये मल्टीपल एलील्स, कॉम्प्लीमेंट्री जीन बता दिया था ना? यस सर, प्लियोट्रॉपी भी हो गया था। प्लियोट्रॉपी, अच्छा बस प्लियोट्रॉपी भी कर लिया तुमने, वेरी गुड। एपिस्टेसिस, हाँ एपिस्टेसिस हो गया, है ना? लिंकेज नहीं किया, लिंकेज नहीं किया, लिंकेज क्रॉसिंग ओवर, है ना, ये करना था, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, ये तो खैर यस आपको सर। ये याद होगा। वेरिएशन, ठीक है। चलो इतना कर डालते हैं, तो पहले मैं करवाता हूँ, फिर पेडिग्री भी उसके बाद है। पेडिग्री में बोर्ड में आ सकता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। और डिफेक्ट, हाँ डिफेक्ट भी आपको पढ़ने याद रखना पड़ेगा। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपके लिए स्टार्ट करता हूँ लिंकेज से, है ना? तो लिंकेज में हमने ये पढ़ा हुआ था कि अगर कहीं पर मेंडेलियन लॉ में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाली बात ना हो, मतलब कि F2 जनरेशन में रेशियो 9:3:3:1 ना आए, तो फिर रेशियो क्या आएगा? अगर कभी भी रेशियो मतलब कि जो कॉम्बिनेशन बने वो 100% पैरेंटल बने, है ना? एग्जाम्पल के तौर पे तो हम लोगों ने ये बात की थी, वेट, बाकी लोगों के भी जो भी जिसके जिसके भी जो डाउट हो पूछते चलिए, बिल्कुल। आगे के हो मतलब आगे के लिए, पीछे के जो भी डाउट हो तो डोंट हेजिटेट, आपके पास पूरा मौका, आप खुल के पूछिए। आ गया। देखो लिंकेज बताने से पहले मैं आपको मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस एक बार फिर से दिखाना चाहता हूँ कि क्या लिंकेज किसका एक्सेप्शन है। अब आप पूरी चीजें पढ़ चुके हैं तो आपको ज्यादा आसानी से चीजें और को रिलेट हो पाएंगी और ज्यादा आसानी से समझ में आ पाएगी। डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये रहा। देखो ये मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस है ना? तो अब देखो यहाँ पर क्या है, मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस में ये कहता है कि ये जो कैपिटल वाई है, ये कैपिटल वाई के साथ कोई बाउंडेशन नहीं है। ये कैपिटल वाई स्मॉल, ये कैपिटल वाई जो है ये कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है और स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है, किसी के साथ भी जा सकता है, इसको कोई बाउंड नहीं है। यही क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्ट, मतलब जीन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, वो किसी भी साथ किसी के साथ भी जाने के लिए फ्री है, वो किसी से बंधे नहीं है, लिंक नहीं है किसी से, है ना? तो उसका कहना है कि जो स्मॉल वाई वाला है इसके साथ भी कोई ये जरूरत नहीं कि ये स्मॉल आर के साथ ही रहेगा, ये कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है और यही हो भी रहा है। देखो वाई के साथ कैपिटल आर, है ना, वाई के साथ स्मॉल आर, फिर ये वाई के साथ कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, तो दोनों किसी के साथ जाने के लिए फ्री। यही मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट शॉर्ट। मेंडल अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस से क्या प्रूव करता है? तो मैंने आपको बताया था कि डाई हाइब्रिड क्रॉस इज प्रूफ ऑफ इंडिपेंडेंट शॉर्टमेंट, है ना? तो वो ये कहता है कि देखो उसने कहा कि येलो और राउंड वाले कौन है? पेरेंटल है कि नहीं भाई साहब? पेरेंटल ही तो है येलो राउंड वाले, है ना? यस सर। उसने बोला ग्रीन और रिंकल वाले भी पेरेंटल है, तो उसने बोला कि चलो ये तो पैरेंट के फॉर्म है। लेकिन उसने कहा कि देखो यहाँ पे ये 3-3 जो बन रहे हैं, 3:3 जो बन रहा है, ग्रीन के साथ राउंड आ जा रहा है। तो ग्रीन के साथ तो रिंकल था लेकिन ग्रीन के साथ राउंड आ गया, और यहाँ पर येलो के साथ राउंड था लेकिन यहाँ येलो के साथ रिंकल आ गया। तो उसने कहा कि देखो यहाँ पे जीन्स इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे ग्रीन के साथ राउंड भी आ सकता है और येलो के साथ रिंकल, मतलब रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन होता है। और रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन होना ही ये प्रूव करता है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुई है। ठीक है, जरूरी नहीं कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन, लेकिन जब जीन लिंक रहेंगे तो मतलब भाई साहब कैपिटल वाई ने कैपिटल आर वाले का हाथ बहुत तेज से पकड़ के रखा है और बोला जाने नहीं दूंगा, तो क्या हुआ? लिंकेज। ठीक है, स्मॉल वाई ने यस स्मॉल सर। आर वाले का हाथ बहुत तेज से करके पकड़ के रखा हुआ है, बोला भाई साहब जाने नहीं दूंगा, तो क्या होगा? लिंकेज। जब ये कहता है जाने नहीं दूंगा तो आपस में दोनों के बीच में लिंकेज, जब लिंकेज हो जाएगी तो यहां पर ये दो कॉम्बिनेशन बीच वाले नहीं बने, है ना? मतलब कि रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन होने का मतलब ये, तो 100% लिंकेज जहां पे होगी वहां पे रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा, और 100% क्या बनेंगे? या तो वो येलो राउंड बनेगा या वो ग्रीन रिंकल बनेगा, और कोई कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन। क्लियर है? यस सर। मेंडल
वॉज ब्लेस्ड विद गॉड। क्यों? क्योंकि मेंडल ने जितने भी जीन्स लिए वो लिंक नहीं थे। कमाल की बात ये थी कि वो सब जीन, मेंडल ने जितने 7 कैरेक्टरिस्टिक लिए, सातों कैरेक्टरिस्टिक 7 अलग अलग क्रोमोसोम पे मौजूद। इसीलिए कहा जाता है कि मेंडल वॉज ब्लेस्ड विद गॉड। अगर इनमें से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक, 2 कैरेक्टरिस्टिक एक ही जीन में, एक ही क्रोमोसोम में मौजूद होते, मतलब वो लिंक होते, तो मेंडल अपनी फाइंडिंग्स को प्रूव नहीं कर पाते, राइट। सो इसीलिए कहा जाता है कि मेंडल वॉज ब्लेस्ड विद गॉड। आप समझते हैं लिंकेज क्या है ना। तो लिंकेज में एक साथ कोई सभी मैं एग्जांपल उठा लेता हूं। तो पहले मैं कंप्लीट लिंकेज की बात करता हूं ना, 100% लिंकेज। एक एग्जांपल में कोई एक उठाता हूं कंप्लीट लिंकेज का। देखो अब यहां पर क्या है, ये कंप्लीट लिंकेज का एग्जांपल। अब देखो वहां पर क्या था, जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम, यहां एक ही क्रोमोसोम में 2 जीन होते, ग्रे बॉडी और नॉर्मल। एक ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई थी, जिसके जो पंख थे, विंग्स थे, वो ग्रे हैं, और उसकी बॉडी जो है वो कैसी है, सॉरी बॉडी उसकी ग्रे है और विंग्स उसके नॉर्मल है। ग्रे कलर की बॉडी उसकी और विंग्स नॉर्मल। दूसरा एक और ड्रोसोफिला है, उसकी ब्लैक बॉडी है और विंग्स वेस्टिजियल, मतलब छोटे हैं, कंपैरेटिवली छोटे हैं। नॉर्मल का मतलब बड़े विंग्स है ना। तो यहां पर ग्रे बॉडी और नॉर्मल विंग, कैपिटल जी कैपिटल है, ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग, स्मॉल जी स्मॉल है। अब यहाँ पर ये ब्लैक बॉडी रिसेसिव करेक्टर है और वेस्टिजियल विंग्स के रिसेसिव करेक्टर, दोनों का क्रॉस हुआ तो जो हाइब्रिड बना वो डोमिनेंट ही शो करेगा। तो यहाँ पर ग्रे बॉडी और नॉर्मल विंग्स वाले ही बने। अब हम उनका क्या कराते हैं, F1 के साथ में, है ना, और टेस्ट क्रॉस कराते हैं। आप जब इसका टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो टेस्ट क्रॉस कराने पे आप देखेंगे रेशियो क्या आ रहा है, 1:1 का रेशियो आ रहा है। यहाँ पर जितने भी कॉम्बिनेशन, नहीं यार, ठीक है, हाँ, तो हमने यहाँ पे टेस्ट क्रॉस कराया है ना। अब देखो यहाँ पे टेस्ट क्रॉस रेसेसिव वाले से हमने क्रॉस करा दिया, ठीक। आप सेल्फिंग भी कराते तो भी वही होता, रेशियो उतना ही निकल करके आता। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कॉम्बिनेशंस बन रहा है, 50% ग्रे बॉडी और नॉर्मल विंग्स वाले बन रहे हैं, ग्रे बॉडी नॉर्मल विंग्स, और 50% कौन से बन रहे हैं, ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग, मतलब 100% पैरेंटल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो जब भी कभी भी 100% पैरेंटल कॉम्बिनेशन का F2 जनरेशन में, है ना, F2 जनरेशन में जब 100% का पेरेंटल बॉडी का फॉर्मेशन होता है या पेरेंटल कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन होता है, तो हम कहते हैं लिंक जीन। मतलब कि अगर ये मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करता है, तो कुल मिलाकर के कितना भी बने, एटलीस्ट कुछ ऐसे बनने चाहिए थे जो क्या हो, ग्रे बॉडी और वेस्टिजियल विंग्स वाले हो, और दूसरे कौन हो, ब्लैक बॉडी और नॉर्मल विंग्स वाले। अगर रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन होता तो हम मानते यहाँ पर लिंक्ड जीन्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिंक जीन होने की वजह से 100% पैरेंटल कॉम्बिनेशन बन रहा है। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट लिंकेज। क्लियर है? यस सर। देवांशी, क्लियर बेटा? जुआरिया, ऑल क्लियर? देखो अब आ जाते हैं एक इनकम्प्लीट लिंकेज, है ना। तो वही बात, अगर कहीं पे रिकॉम्बिनेंट और इनकम्प्लीट लिंकेज कैसे होती है वो भी मैं आपको बताऊं। देखो एनसीईआरटी का एग्जांपल बताता हूं। देखो ये इनकम्प्लीट लिंकेज है। यहाँ पर देखो क्या है, वाइल्ड टाइप कौन है, वाइल्ड टाइप वाले वही ग्रे बॉडी और नॉर्मल विंग्स, है ना। और यहाँ पर ये दूसरे वाले हैं ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग्स वाले, है ना। तो देखो यहाँ पे कैपिटल बी बीजी, है ना, स्मॉल बी स्मॉल बीजी। अब वहीं पे यहाँ पे ये पेरेंटल जीनोटाइप बने, है ना। तो देखो ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग्स वाले, है ना, ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग्स वाले 944 बने। वाइल्ड टाइप मतलब ग्रे बॉडी और नॉर्मल विंग्स वाले 965 बने। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी बने हैं 206,
जिनमें ग्रे बॉडी और वेस्टिजियल विंग्स है, मतलब क्या है, रिकॉम्बिनेंट है। ब्लैक बॉडी और नॉर्मल विंग्स है, मतलब ये रिकॉम्बिनेंट है। तो यहाँ पर कुछ रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन हुआ है। तो एक्चुअली रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन क्यों हो गया? रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन इसलिए हो गया क्योंकि ये जीन कंप्लीटली लिंकेज नहीं थे, तो उनके बीच में क्या हो गई, क्रॉसिंग ओवर हो गया। क्रॉसिंग ओवर हो जाने से दोनों ने अपने जीन्स को एक्सचेंज कर लिया और जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप का फॉर्मेशन हुआ। तो जब भी क्रॉसिंग ओवर होती है तब लिंकेज कैसी होती है, इनकम्प्लीट, और जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है या जीन्स बहुत पास पास होते हैं तो कंप्लीट लिंकेज। क्लियर है भाई? यस सर। तो ये हो गया हमारा लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर। कौन कौन सी चीजें लिंकेज को अफेक्ट करती हैं, मतलब किन चीजों की वजह से लिंकेज कमजोर हो सकता है और क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो सकती है, बताओ। ये The क्वेश्चन distance between the two characteristics on the gene. वेरी गुड। और द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट लिंकेज। सर अभी तो ये हाँ वेरी गुड, टेम्परेचर। और बताओ। यस सर। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो फिर रिकॉम्बिनेंट ज्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो फिर रिकॉम्बिनेंस कम। राइट राइट राइट। और बताओ, दो और बताया, लिखवाए थे मैंने, एज और एक्स रेस। वेरी गुड, एज और एक्स रेस, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन तो देखो सबको क्लियर होगा ना, है ना? यस सर। ठीक है। स्कूल के लिए दो, हाँ एग्जाम्पल जरूर याद रखना, चाहे स्कूल की बात की जाए, क्योंकि अब स्कूल में भी एमसीक्यू आ रहा है। तो ZW, Z0, है ना, ZW किस में पाया जाता है, ठीक है। वो जितने लिखवाए थे वो सब याद रखना। दूसरा आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्या चीज, जो हनी बी वाला है, याद है ना सबको, हनी बी वाला। तो हनी बी वाला उसके अंदर मेल जो है हैप्लॉइड होते हैं, फीमेल हाँ, अनफर्टिलाइज्ड एग से जो बनते हैं मेल ड्रोन, वो हैप्लॉइड होते हैं। हनी बी वाला देखो, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखो, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि एग दो तरह के होते हैं, है ना। एक वो एग जिनमें फर्टिलाइज हो जाएंगे, इनमें अनफर्टिलाइज है ना, इनसे हैप्लॉइड मेल का फॉर्मेशन होगा, और ये जो हैप्लॉइड मेल हो इसमें 16 क्रोमोसोम सिर्फ रहेंगे, है ना, और दूसरे वाले में 16 रहेंगे ना, है ना। यस सर। ठीक है। दूसरा वाला जो होगा हमारा, दूसरे वाले में फर्टिलाइज एग, ये इससे फीमेल का फॉर्मेशन होगा, है ना। यहाँ पर जीनोटाइप एंड एक्सेस ऑफ फूड, ठीक है। तो यहाँ पर क्वीन, जिसको ज्यादा फूड मिलेगा, रॉयल जेली खाएगी, वो क्वीन बन जाएगी। और यहाँ पर और रिस्ट्रिक्टेड फूड जिनको मिलेगा, नॉर्मल वाले जेली, नॉर्मल वाला फूड खिलाया जाएगा, वो वर्कर बन जाएंगे, ठीक है। और दोनों कौन है, फीमेल, ठीक। बाकी वो आप याद रखोगे, XX टाइप, XO टाइप, है ना, ZW, ZZ टाइप। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं म्यूटेशन पे, है ना। म्यूटेशन, तो म्यूटेशन बताता हूँ, फिर पेडिग्री बताता हूँ, है ना। पहले म्यूटेशन की बात की जाए एक एक कर। चलिए समझिएगा। तो मैंने आपको म्यूटेशन बताया था कि म्यूटेशन समझते हैं ना, जिसको जहां पे कोई दिक्कत हो वो पूछता जाएगा, ठीक है। मैं एक बार बस स्पीड से रिवीजन यस कराऊंगा। सर। तो मैंने आपको बताया था कि म्यूटेशन दो तरह का होता है ना। तो हम ये कहते हैं कि कई बारी म्यूटेशन क्रोमोसोम में हो जाता है, ठीक है, तो हमने उसको बोला क्रोमोसोमल म्यूटेशन, है ना। और दूसरा हमने कहा कि जीन म्यूटेशन होता है, जीन म्यूटेशन। तो हमने ये कहा कि देखो भाई, जीन म्यूटेशन को म्यूटेशन बोलना सही है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन को बोलना म्यूटेशन गलत है, ठीक है। तो सही टर्म फिर क्या है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन को क्रोमोसोमल म्यूटेशन नहीं कहना चाहिए, इसे हम बोलते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन। तो सही टर्म क्या है, क्रोमोसोमल एब्रेशन इज अ करेक्ट टर्म।
तो यहाँ पे क्रोमोसोमल एब्रेशन। फिर हमने ये पढ़ा था कि जो क्रोमोसोमल एब्रेशन होता है ये कैसा होता है, ये नीट का क्वेश्चन। एक तो रेयर होता है ना, तो पहली बात मतलब दिस इज नॉट ए फ्रीक्वेंट फिनोमेना, ठीक है, तो रेयर होता है। दूसरा कैसा होता है, रैंडम होता है, कुछ फिक्स नहीं है, किसी भी क्रोमोसोम में कहीं पे भी हो सकता है। और दूसरी चीज ये डिसकंटिन्यूअस। इसका क्या मतलब हुआ यार, डिसकंटिन्यूअस? सर बोलो भाई। हाँ, बोलो। मतलब इनहेरिट कर सकता है लेकिन ये जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू नहीं होगा, क्यों? ऐसा ही कुछ बताया था आपने। मैं बताया तो वही तो कहना चाह, मैं ऐसे कुछ जो बताया था। बोलो शाद, बोलो बालक। तो यही तो है। अच्छा यही है, सर ये तो मतलब नहीं। जा सकता है बट ये हमेशा कंटिन्यू नहीं होगा, मतलब कि इसके हाँ मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ भाई साहब कि क्यों जा सकता है ये, बोलो साथ, क्यों जा सकता है ये? पहले यार थोड़ा दिमाग लगाओ। सो अरे याद नहीं आ यार रहा। एक बात बताओ, एक आदमी है ना, उस आदमी के अंदर क्या है कि उसका जो 22nd क्रोमोसोम है, 22nd क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम में डिलीशन या इन्वर्जन, ठीक है, मतलब जीन उल्टे लगे। अब क्या हुआ कि उस बंदे के अंदर जब वो जर्मिनल सेल डिवाइड करेगी तो उसके अंदर दो तरह के स्पर्म बने, एक वो जिन स्पर्म में हैप्लॉइड सेट ही तो जाएंगे, एक वो जिन यस स्पर्म में इन्वर्टेड वाला क्रोमोसोम होगा, दूसरा वो जिनमें इन्वर्टेड क्रोमोसोम नहीं होगा। यस सर। तो अगर बिना इन्वर्टेड क्रोमोसोम वाला जिसमें इन्वर्जन नहीं, वो वाला स्पर्म फ्यूज कर गया, खत्म हो गया उसी की जनरेशन से, उसके आगे जनरेशन में जाएगा क्या? यस सर। नहीं नो जाएगा सर, ना। नो सर, नो नहीं सर। जाएगा, नहीं। हाँ ऐसे क्या है, ऐसे मदर में भी है। मदर में भी भाई चलो ठीक है, माना 22nd क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम हैप्लॉइड, तो मदर में भी जब एग बनेंगे तो पहले पहले एक एक दो में कन्वर्ट हुआ, तो एक में डिफेक्टेड एक में नॉन डिफेक्टेड, तो जो नॉन डिफेक्टेड वाले से अगर एग बनेगा तो कहां हो जाएगा, वो तो डिसकंटिन्यूअस हो गया ना, राइट, यस है सर। ना। यस तो सर। इस तरह से अगली जनरेशन में डिसकंटिन्यूअस भी हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि कंटिन्यूअसली चले। और अगर उसके बच्चे में चले गए तो उसके आगे भी डिसकंटिन्यूअस होने की पूरे चांसेस है ना। तो ये फेनोमेना रेगुलर नहीं है, इट कैन बी डिसकंटिन्यूअस और इसको रिकरेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन इनहेरिटेबल है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर डिफेक्टेड वाला चला गया तो वो इनहेरिटेबल होगा। फिर दूसरी बात हमने कहा कि दे कैन बी ऑब्जर्व थ्रू माइक्रोस्कोप, इनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। कैसे भाई? ठीक है, हम ऐसे देख सकते हैं कि जब मियोसिस की प्रोसेस में जब गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो जब मियोसिस होगी तो पहले मेटाफेजिक प्लेट पे क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे, उसके बाद टीलोफेज में जब ये अपने अपने पोल्स की तरफ जाने होंगे, अगर किसी भी क्रोमोसोम में डिलीशन हुआ है तो उसका शेप या तो जे शेप दिखाई देगा, आई शेप दिखाई देगा, है ना भाई। आप मेरी बात को एब्जॉर्ब कर पा यस रहे हैं, सर। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, जहां पे किसी को डाउट हो प्लीज रेज योर हैंड, है ना, ऐसे जबरदस्ती शांत नहीं बैठना, वरना फिर इसके बाद कंफ्यूजन में कंफ्यूजन ही रह जाएगा के साथ, है ना। ठीक है, तो अब क्या है, तो हम इनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। किसी के साथ क्या हुआ, दो क्रोमोसोम चिप के साथ में जा रहे हैं, वो आपको क्लियरली माइक्रोस्कोप में दिखाई दे जाएगा। तो हम एक्चुअली इसको टीलोफेज में देख सकते हैं, यस यहाँ पर ये क्रोमोसोमल एब्रेशन हो रहा है, ठीक है। अब क्रोमोसोमल एब्रेशन, अब क्रोमोसोमल एब्रेशन दो तरह का हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोमल एब्रेशन हमारे दो कैटेगरी, पहले हमने बात की कि ये होता है इंट्रा क्रोमोसोमल, एक ही क्रोमोसोम के अंदर, इंट्रा क्रोमोसोमल। तो इंट्रा क्रोमोसोमल मतलब एब्रेशन एक ही क्रोमोसोम के अंदर हुआ। दूसरा में हमने बात की कि ये हो सकता है इंटर क्रोमोसोम, इंटर क्रोमोसोमल, दो अलग अलग क्रोमोसोम के बीच में होता है। फिर ये जो इंट्रा क्रोमोसोमल है ये भी दो तरह का हो सकता है। तो हमने कहा ये जो इंट्रा क्रोमोसोमल है ये दो तरह का कैसे हो सकता है, तो हमने कहा पहला एक तो ये हो सकता है डिलीशन के थ्रू, और दूसरा इन्वर्जन के थ्रू। डिलीशन का मतलब क्या हुआ, कोई एक क्रोमोसोम था उससे कोई भी पार्ट डिलीट हो गया, चाहे वो टर्मिनल पार्ट डिलीट हो जाए चाहे बीच वाला पार्ट डिलीट हो जाए, है ना। तो क्या होता है, तो मैंने कहा कि ये टर्मिनल भी हो सकता है। तो डिलीशन कैसे हो सकता है, टर्मिनल मतलब ऊपर का एक्सट्रीम अपर साइड या एक्सट्रीम लोअर साइड क्रोमोसोम का पार्ट डिलीट होकर बाहर चला गया, है ना। इसमें क्या हो जाता है, जीन लॉस होता है, तो डिलीशन वाले भी जीन लॉस होता है। तो दूसरा वाला क्या हो सकता है, या तो
टर्मिनल हो सकता है, और या कोई बीच वाला अगर जीन गायब हो गया तो हम बोलेंगे क्या है, दैट इज इंटरकैलरी। फिर मैंने एक एग्जांपल आपको लिखाया था कि जो टर्मिनल वाला डिलीशन होता है इंट्रा क्रोमोसोमल में, जो टर्मिनल डिलीशन होता है उसमें एक डिजीज होती है, उसको हम क्राई-डू-चैट सिंड्रोम कहते हैं। क्राई-डू-चैट सिंड्रोम कई बार पूछा हुआ है, क्वेश्चन है नीट का, और हमने ये कहा था कि क्राई-डू-चैट सिंड्रोम जिस बच्चे में होता है तो उसमें एक्चुअली क्रोमोसोम का एक पार्ट डिलीट हो जाता है, और वो कैसा होता है, वो टर्मिनल डिलीशन होता है। उससे जब बच्चा रोता है तो बच्चे के रोने में बिल्ली के बच्चे के रोने जैसी आवाज आती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हमने ये डिस्कस किया था कि इसे हम क्राई-डू-चैट सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी पूछा गया था किस क्रोमोसोम में होता है, तो ये ह्यूमंस के 5th क्रोमोसोम में होता है। याद आया? यस सर। क्लियर है यस यहां तक? यस सर। यस। फिर इन्वर्जन वाले हमने बात की कि क्रोमोसोम इन्वर्जन में जीन लॉस नहीं होता, क्योंकि क्रोमोसोम टूटा और टूट करके उसी क्रोमोसोम में उल्टा जुड़ गया, ठीक है ना। तो जीन का सीक्वेंस ABCDEF था, अब क्या हुआ, बी और सी वाला जुड़ के उल्टा हो गया, तो क्या हुआ, ACB हो गया, तो सीक्वेंस चेंज हुआ। तो यहां पर क्या हुआ, इन डिफेक्ट को कई बार डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता क्योंकि जीन का लॉस नहीं हुआ है, ठीक है, और सेम क्रोमोसोम में जीन अभी भी मौजूद, ठीक। यस सर। अब आते हैं इंटरक्रोमोसोमल, ठीक है, दूसरा इन्वर्जन में, हाँ, तो डिलीशन टर्मिनल हो सकता है, इंटर के, इसी तरह से इन्वर्जन भी दो तरह का हो सकता है ना, टर्मिनल हो सकता है और कैसा हो सकता है, इंटरकैलरी। तो इन्वर्जन भी दो तरह का हो सकता है। अब आता हूं इंटरक्रोमोसोम। इंटरक्रोमोसोमल, इंटरक्रोमोसोमल वाले में भाई क्या होता है कि यहां पर दो क्रोमोसोम एक साथ अफेक्ट होते हैं, है ना, से ये दो क्रोमोसोम को एक साथ अफेक्ट करेगा। अब कैसे दो क्रोमोसोम को एक साथ अफेक्ट करेगा, तो ये दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। पहला होता है अगर वो क्रोमोसोम नॉन होमोलोगस है। नॉन होमोलोगस का मतलब हुआ कि देखो, मान लो पहला वाला फर्स्ट क्रोमोसोम है, तो फर्स्ट क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड होते हैं, पहले वाले में ABCDEFGH है, दूसरे वाले में भी ABCDEFGH है, सेम लोकस पे सेम जीन मौजूद है, हमने उनको होमोलोगस कहा, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं कहूं कि क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 6 ये दो अलग अलग क्रोमोसोम है, तो दोनों नॉन होमोलोगस है, क्योंकि क्रोमोसोम 1 में सीक्वेंस होगा ABCDEFGH और 6 वाले क्रोमोसोम में XYZPQRT ऐसा हो गया। तो ये दोनों के जो जीन के सीक्वेंस है अलग है, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीन। तो जिनमें जीन अलग अलग होते हैं वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, और जिनमें सेम लोकाई पे सेम जीन पाए जाते हैं, मतलब सिमिलर टाइप के जीन्स, उनको हम होमोलोगस बोलते हैं, ठीक है। तो नॉन होमोलोगस जो होंगे उनके बीच में क्या जो फिनोमेना होता है, उस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि हमने ये पढ़ा था कि एक क्रोमोसोम है ना, इस क्रोमोसोम से कोई पार्ट टूटा और टूट करके किसी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में जाकर के जुड़ गया, है ना। तो हमने पढ़ा कि ये ABCDEF एक ये जीन था, और ये था XYZPQ ये जीन था। अब यहां से AB जीन जुटा तो यहाँ पे क्या होगा, डिलीशन होगा, होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे कुछ डिलीट यस हो सर। गया और ये हिस्सा टूट के इस वाले पे जुड़ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, एडिशन, है ना। तो एक जगह डिलीशन होता है और एक जगह क्या होता है, एडिशन होता है। इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक डिजीज होती है उसको हम CML बोलते हैं, ठीक है। CML डिजीज मैंने आपको बताई थी, ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में ट्रांसलोकेशन की वजह से होती है, और इसे बोलते हैं क्रोनिक मैलिग्नॉइड ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया बोले तो कैंसर, क्रोनिक मैलिग्नॉइड ल्यूकेमिया। 22nd क्रोमोसोम में, ह्यूमन के 22nd क्रोमोसोम में क्या हो जाता है कि वहां पर ट्रांसलोकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से CML डिजीज होती है। और CML डिजीज इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसलोकेशन इन इंट्राक्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, ठीक है। यस ओके, सर। अच्छा, एक और चीज, ये ट्रांसलोकेशन सिंपल भी होता है और रेसिप्रोकल भी हो सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि AB वाला यहाँ पे आ जाए, मतलब इसमें डिलीशन हो, इसमें एडिशन हो जाए, और इसका डिलीट होकर इसमें ऐड हो जाए, है ना। तो ये सिंपल भी हो सकता है और रेसिप्रोकल भी हो सकता है, दैट इज आल्सो पॉसिबल, ठीक। यस सर। ओके, अब दूसरा वाला हो गया डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन जो वो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, कैसे, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में यहाँ पे जो प्रोसेस होगी उसको हम डुप्लीकेशन।
अब डुप्लीकेशन में क्या हुआ, सिंपल सी बात है, यहाँ पर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम थे। अब दोनों में मैंने कहा कि होमोलोगस में तो हमेशा जीन का सीक्वेंस सेम रहता है, सेम लोकस पे सेम जीन पाया जाता है, ABCDEFG। तो इसमें भी क्या होगा, ABCDEFG। अब यहाँ पर क्या है, ये AB टूट करके इस वाले में चिपक गया। तो जब AB इस वाले में चिपक गया तो हमने ये पढ़ा कि एक में क्या होगा, ACEFG और एक में हो जाएगा ABVG। हाँ राइट, इस वाले में क्या हो जाएगा, ये 2 बार AB आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ABC, तो यहाँ पर नीचे वाला तो सेम रहेगा, तो ऊपर 2 बार आ गया है। तो हम ये कहेंगे कि इस वाले में डुप्लीकेट 2 कॉपी आ गई, तो इसमें हो गया डुप्लीकेशन, और दूसरे वाले में क्या हो गया, डिलीशन। यस सर। इसमें डिलीशन, राइट। तो ये हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर है? सर यस सर। हाँ। सर ये वाला जो कैंसर, मतलब कैंसर जेनेटिक हो सकता है? कैंसर बेटा जेनेटिकल, वैसे तो कैंसर जेनेटिकल नहीं होता, ठीक है, नॉर्मली हम जैसे यस सर, वो ऑन्कोजीन एक्सपोज होने में ही होता है। राइट। तो क्योंकि देखो ऑन्कोजीन तो हम सबकी बॉडी में पाया ही जाता है ना। लेकिन डॉक्टर्स जैसे जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो प्रैक्टिकली डॉक्टर ये बात पूछते हैं, तो जिन जीन्स में ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, ज्यादा फ्रेजाइल जीन्स होते हैं जिन जनरेशन्स में, है ना, तो उनमें एक्टिवेट होने के चांसेस जल्दी होते हैं। तो डॉक्टर इसलिए पूछते हैं क्रोनोलॉजी को, क्या किसी को था या किसी को हुआ, है ना। तो कुछ जीन होते हैं वो ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं, तो हो सकता है कि फैमिली में जो जीन चले आ रहे हैं वो फ्रेजाइल ज्यादा है, तो जल्दी अफेक्ट हो सकते हैं, ज्यादा वल्नरेबल है, ठीक है। ज्यादा रेजिस्टेंट जीन है वो कम वल्नरेबल है, ठीक है। लेकिन ये कैंसर जेनेटिकल डिजीज नहीं। तो जो ये CML वाला डिजीज है, ये मतलब कैंसर ही है ना? हाँ ये कैंसर ही है, ल्यूकेमिया मीन ब्लड कैंसर, सिंपल। यस सर। तो ये इनहेरिटेबल हो गया, डिफेक्ट है। ओके सर, यस सर। ये डिफेक्ट हुआ, मतलब ये ऐसा नहीं था कि इसके पेरेंट को था तब आया, ये ऐसा हुआ कि इसके अंदर जब गैमीट का फॉर्मेशन हुआ तो म्यूटेशन। डिफेक्ट हो गया, डिफेक्ट की वजह से अगली जनरेशन। यस सर। ठीक है, ओके। ओके। अब आ जाते हैं भाई जीन म्यूटेशन में, है ना। किसी को डाउट यहाँ पे क्रोमोसोमल एबरेशन में? देवांशी, जुआरिया? नो सर। नो सर। देवांशी बताओ भाई, आप बताओ, कोई डाउट बोलो बेटा। देवांशी आवाज आ रही ना मेरी? ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जीन म्यूटेशन। अब देखो ये तो सिंपल है, इजी है। तो जीन म्यूटेशन हमने ये पढ़ा था कि जीन म्यूटेशन दैट इज चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ जीन इज कॉल्ड जीन म्यूटेशन, सडन चेंज, अचानक से चेंज। तो हमने पढ़ा था कि जीन म्यूटेशन 2 तरह हो सकता है, एक सब्स्टिट्यूशन, है ना, और दूसरा डिलीशन, कुछ डिलीट हो जाए। सब्स्टिट्यूशन एक की जगह दूसरी चीज आ जाए, डिलीशन डिलीट हो जाए, और दूसरा इंसर्शन, मतलब कोई नया जीन एंटर हो जाए। सब्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा कि 2 तरह का हो सकता है, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन, है ना। ट्रांजिशन में हमने ये पढ़ा कि इसमें जब प्यूरिन से एक प्यूरिन की जगह दूसरा प्यूरिन आ जाए, ठीक है, और या एक पायरामिडीन की जगह दूसरा पायरामिडीन, है ना। तो एक प्यूरिन की जगह दूसरा प्यूरिमिडीन आ जाए और एक पायरामिडीन की जगह दूसरा पायरामिडीन आ जाए, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसिशन। और ट्रांसवर्जन क्या होता है, ट्रांसवर्जन का मतलब होता है जब प्यूरिन की जगह पायरामिडीन, है ना, जब प्यूरिन की जगह पायरामिडीन आ जाए तो उसको हम ट्रांसवर्जन कहते हैं, ठीक है। अब ये 2 तरह से हो सकता है, सर। डिलीशन और इंसर्शन। डिलीशन में क्या होता है कि डिलीशन में
नाइट्रोजन जो बेस होता है ये डिलीट हो जाता है ना। एक बेस से नाइट्रोजन बेस डिलीट हो गया। और इंसर्शन में क्या होता है कि एक नाइट्रोजन बेस का क्या होता है, वन या मोर देन वन नाइट्रोजन बेस जो होता है ये क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो जब ये इसका एडिशन हो जाएगा तो उससे क्या होगा, हमने पढ़ा था कि जो जीन होता है वो नाइट्रोजनस बेस से बनके बना होता है, और जीन जो होता है उसमें ट्रिपलेट को हम लोग कोडॉन कहते हैं। अब क्या होगा, एक नाइट्रोजन बेस के एंटर हो जाने से, क्योंकि कोडॉन्स के बीच में कोई कॉमा नहीं होता है, कोई पंक्चुएशन नहीं होता है ना, तो कोडॉन डू नॉट हैव एनी कॉमा और पंक्चुएशन। तो जब कोई एक नाइट्रोजन बेस डिलीट हो जाएगा तो पूरा का पूरा फ्रेम एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, या नाइट्रोजन बेस ऐड हो जाएगा तो पूरा का पूरा फ्रेम एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से इसमें पूरे के पूरे अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, और इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, है ना। और ये बहुत खतरनाक है, ठीक है। हो सकता है कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से पूरा का पूरा अमीनो एसिड की सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, हो सकता है डाउन और सिंड्रोम सर्वाइव ही ना फेमस होता है ना। डाउन सिंड्रोम तो हाँ, तो एडवर्ड क्या, सिंड्रोम भी इससे वजह से होता है ना। हाँ क्या सर, एडवर्ड सिंड्रोम, कौन सुन लो, एडवर्ड सिंड्रोम, आवाज नहीं आई तुम्हारी, क्लियर नहीं आ रही आवाज। एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम इससे हो सकता है, ये बात तो सही है। अब चलो एक एक करके मैं डिसऑर्डर की बात करता हूँ, और आप मुझे बताते जाओगे, जहां पे आपको डाउट होगा वहां पे मैं बताऊंगा, ठीक है। जो डिसऑर्डर आप बताओगे, जो आपको नहीं आता वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं एक एक गिनता जाता हूँ, ठीक, सब लोग को बोल रहा हूँ, ठीक है। यू हैव टू रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट। तो पहला हीमोफीलिया, सबको आता है ना। यस Yes, ये sir. क्वांटिटेटिव होता है ना हीमोफीलिया क्या होता है, क्वांटिटेटिव, सर, सॉरी क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव। हीमोफीलिया, आपका सिकल सेल एनीमिया आपका क्वांटिटेटिव होगा, हाँ क्वालिटी। दोनों क्वालिटेटिव होंगे। क्वांटिटेटिव देखो वो होगा स्किन कलर। नहीं सर, एक होता था ना, एक होता था जिसके अंदर हीमोग्लोबिन का आपका कम प्रोडक्शन होती थी, और एक होता था जिसके अंदर हीमोग्लोबिन आपका बुरा बन रहा है, मतलब खराब बन रहा है। थैलेसीमिया, यस सर, थैलेसीमिया, हाँ वो क्वांटिटेटिव, थैलेसीमिया राइट, यस सर। थैलेसीमिया, ये क्वांटिटेटिव, ये क्वालिटेटिव, ठीक है। अब दूसरा, एक तो हीमोफीलिया होगा, दूसरा सिकल सेल एनीमिया, सबको क्लियर है। यस सर। सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, बताते जाना भाई जिसको कहीं पे जाओ। तीसरा वाला है एल्केप्टोन्यूरिया, अल्केप्टोन्यूरिया, क्लियर है भाई सबको, अल्केप्टोन्यूरिया। तो ये वाला एक्सप्लेन कर दिया मुझे। ठीक, देखो अल्केप्टोन्यूरिया में क्या होता है कि यूरिन ब्लैक हो जाता है। इस बंदे का ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, यूरिन ब्लैक, यूरिन ब्लैक किस डिजीज में, ये सीधे ऐसे क्वेश्चन, यूरिन ब्लैक किस डिजीज में होता है, नहीं तो पूछा होगा सर। तो अल्केप्टोन्यूरिया में, ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये जो लोग होते हैं, इन लोगों की बॉडी में एक एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता है, उस एंजाइम का नाम है होमोजेंटिसेज, जेंटिसेज ऑक्सीडेज। ये एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता है ना। जिन लोगों को ये बीमारी होती है उनकी बॉडी में होमोजेंटिसेज ऑक्सीडेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये होमोजेंटिसेज ऑक्सीडेज करता क्या है, ये होमोजेंटिसिक एसिड है ना, तो ये क्या करता है, होमोजेंटिसिक एसिड, जिसको कि अल्केप्टोन भी कहा जाता है, यहीं से डिजीज का नाम पड़ा अल्केप्टोन्यूरिया। इसको ये ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करता है, क्रेब साइकिल में ले जाता है और वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर देता है। लेकिन इस बीमार आदमी के अंदर, इस डिफेक्टेड आदमी के अंदर होमोजेंटिसेज ऑक्सीडेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये होमोजेंटिसिक एसिड H2O और CO2 में नहीं कन्वर्ट हो पाता है। तो अल्केप्टोन यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकलता जाता है, और होमोजेंटिसिक एसिड एयर के साथ कांटेक्ट में आने के बाद ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे इस बंदे का जो यूरिन होता है वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है ना। और ये क्यों होता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ जिस्टीन।
तो ये जीन एब्सेंट है, मतलब सीधी सी बात क्या है, ये क्या है, डिलीशन, डिलीशन ऑफ जीन। ठीक है, ओके सर। क्लियर, ठीक। तो यस सर। ये सिंगल जीन, अगर नोट करना चाहो नोट कर लो, ये सिंगल जीन डिलीशन है। अगर डिफेक्ट तो आपको ऐसे पूछोगे सर कैसा सर डिफेक्ट, एक बार ये थर्ड वाला को बता दीजिए, मेरा नेट चला गया था। हाँ कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ। जिस बंदे को ये बीमारी होती है उस बंदे के शरीर में ये होमोजेंटिसेस ऑक्सीडेज नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि इस बंदे की बॉडी में होमोजेंटिसेस ऑक्सीडेज को बनाने वाला जो जीन होता है वो डिलीटेड होता है, वो गायब। ठीक है, अब इसका रिलेवेंस क्या है इस होमोजेंटिसेस ऑक्सीडेज का? ये क्या करता है, हमारी बॉडी में एक सब्सटेंस बनता है होमोजेंसिटिक जेंटिसिक एसिड, जिसको कि हम एल्केप्टॉन भी कहते हैं। होमोजेंटिसिक एसिड को ये क्रेब साइकिल में ले जाता है और ये क्रेब साइकिल में ले जाके ये एंजाइम H2O और CO2 में ब्रेक कर देता है। लेकिन जब ये एंजाइम नहीं पाया जाता है तो ना तो ये होमोजेंटिसिक एसिड क्रेब साइकिल में एंटर कर पाता है और ना ही H2O और CO2 में कन्वर्ट हो पाता है। तो एज इट इज ये ब्लड में पड़ा रहता है। फिर ये हमारी यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है। जब ये यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है और एयर के कांटेक्ट में आता है तो इस बंदे का यूरिन ब्लैक हो जाता है। तो ऐसे इस बीमारी को अल्केप्टोन्यूरिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि होमोजेंटिसिक एसिड का दूसरा नाम अल्केप्टॉन है ना, इसे अल्केप्टोन्यूरिया कहते हैं, राइट। और इसका मेन पर्पस, इसका मेन रीजन क्या है? डिलीशन ऑफ अ सिंगल जीन। ठीक है, यस सर। ठीक है। दूसरा है पीकेयू, फेनिल क्यूटिनेरिया, ये तो पता होगा पीकेयू। यस सर। ओके, किसी को कोई एक मतलब 0.1% भी डाउट तो नहीं ना? नो सर। ठीक। नेक्स्ट आते हैं एल्बिनिज्म। क्लियर है एल्बिनिज्म? एल्बिनिज्म, यस सर। एल्बिनिज्म। नेक्स्ट है 6 है रेड, और ये तो सबको खैर पता होगा, रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। यस सर। कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये सबको क्लियर ही होगा, लोगों ने पढ़ा हुआ है। और नेक्स्ट है मस्कुलर डायस्ट्रॉफी। मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, यस सर। जी, ग्रेट। अब कुछ सिंड्रोम में आ जाए। डाउन सिंड्रोम, क्लियर सर। ठीक। क्लिनफिल्टर और टर्नर, इतना क्लियर ही होगा सब ना। डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ठीक है ना? सबको क्लियर है ना सिंड्रोम? डाउन, क्लिनफिल्टर, टर्नर। यस सर। वेरी गुड। तो ये हो गया, हमारे डिफेक्ट हो गए, और हमने वो पढ़ लिया, लिंकेज पढ़ लिया, क्रॉसिंग ओवर पढ़ लिया, हमारे डिफेक्ट पढ़ लिया हमने, और क्रोमोसोमल एब्रेशन पढ़ लिया, जीन म्यूटेशन पढ़ लिया, है ना? ओके, अब जल्दी से आ जाता हूं मैं। अनुष्का, आपको प्रॉब्लम थी क्या, जीन वो क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट, ऐसी थी ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? यस सर। समझा देता हूँ आपको, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, जल्दी से समझा देता हूँ। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, समझिए। हमारी बॉडी में, मैं सीधे सीधे ऐसे व्हाइट बोर्ड डीएनए फिंगरप्रिंट हमें देखना पड़ता है कि हमारी बॉडी में एक सीक्वेंस होता है, उसको बोलते हैं वीएनटीआर, है ना? वीएनटीआर क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। टेंडम रिपीट, देखो, हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ये पता लगा कि हमारी जो क्रोमोसोम होते हैं या हमारे जो जीन्स होते हैं, उनमें एक बड़ा हिस्सा वो हिस्सा है जिसमें कि रिपीटेड जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, वीएनटीआर का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हो गया कि एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में क्या है, मेरी बॉडी में एक सीक्वेंस है, उसमें क्या है, एटी 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 का ऐसा सीक्वेंस, ये 200 जीन का सीक्वेंस है या 200 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। ये 200 न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है, ये 160 बार मेरी बॉडी में रिपीट हुआ, हर जीन में 160 बार, बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, वीएनटीआर बोलेंगे, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम। इस तरह के जो जीन के सीक्वेंस होते हैं जिनमें बार बार न्यूक्लियोटाइड रिपीट होते हैं, उनको वीएनटीआर कहा जाता है। अब
अगर मेरी बॉडी में ए 160 टाइम VNTR रिपीट हुआ है, ये रिपीट हुआ है, तो मेरी मदर या मेरी फादर दो में से किसी एक की बॉडी में इसका दुगना होगा, है ना। मतलब कि 320 टाइम उसका रिपीटेशन पक्का पाया जाए, चाहे मेरे मदर में होगा चाहे फादर। तो अब मेरा VNTR निकाल लिया जाए। अब मेरा VNTR निकालो। अब मेरा VNTR आप एक काम करो, मेरी मदर से या मेरे फादर से मैच, ठीक है। 100% अगर मैं उनका बायोलॉजिकल सन हूं, ठीक है, तो मैच करेगा, ठीक है। और अगर मैं बायोलॉजिकल सन नहीं हूं तो मैच नहीं। मतलब अगर किसी बंदे का कोई एडेप्टेड सन है ना, तो मैच नहीं करेगा। आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा, एक कंट्रोवर्सी आई थी लास्ट ईयर। एक उत्तराखंड के एक मुख्यमंत्री थे, मिनिस्टर रहे, नरेंद्र तिवारी, ND तिवारी, सुना था केस ND तिवारी का? फिर वो गवर्नर भी रहे, ND तिवारी, है ना। बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, है ना। तो ND तिवारी का नाम सुना होगा। एक आदमी एंड एक फीमेल थी, उसने बोला कि जो मेरा हस्बैंड है वो ND तिवारी का बेटा है, ठीक है। ND तिवारी के ऊपर जो वो 45 साल का करीब आदमी था, उसने तो उसने बोला कि ND तिवारी का ही बेटा है। फिर उस लड़के ने भी कहा कि नहीं, मैं ND तिवारी का सच में बेटा हूँ, ठीक है। और ND तिवारी को बाद में ये बात इसने क्लेम कर दिया उसके लिए, DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए, और ND तिवारी ने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि हाँ ये, जबकि ऑफिशियली वो उनका बेटा इतने दिन तक नहीं था, है ना। लेकिन वो उनका बायोलॉजिकल सन था और उसने कह दिया, ठीक है, और ये बात प्रूफ हो गई। तो दैट्स हाउ दिस इज कंसीडर्ड एज द लीगल फैक्ट, है ना। तो हम इसको लीगल फैक्ट भी मानते हैं, VNTR से जो रिपीट है, इसी को हम DNA फिंगरप्रिंट। अब ये सर DNA इस बार फिंगरप्रिंट, हाँ फ्री बोर्ड में मेरे वाला क्वेश्चन भी आया था अच्छा आया था ये बात। कि एक फीमेल ने केस किया है और उनके 3 बच्चे उनके फादर वही हैं और फिर उनकी DNA की रिपोर्ट थी। तो हाँ, ऑप्शंस आए थे कि पेरेंट्स वो फादर है नहीं है, या फिर पहले के 2 बच्चों का फादर है, या फिर पहले के लास्ट के 2 बच्चों का फादर है। ऐसे ABCD ऑप्शंस थे। अच्छा 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 अच्छा, ओके। हाँ, तो ये लीगल केस है और इसको लीगल मतलब कोर्ट इसको बोलती है ऐसे। मतलब मैं ये बता रहा हूँ, ये दूसरा, ये मैं आपको लाइव केसेस बता रहा हूँ। दूसरा एक 3-4 साल पहले मैं पढ़ा रहा था, तो एक वो केस था यहाँ का सोनीपत का। तो सोनीपत में एक हॉस्पिटल में, अब देखिएगा सब ये सब केसेस पड़े हुए हैं, नेट पे होंगे। तो सोनीपत में एक बच्ची थी, वो हॉस्पिटल में, सोनीपत के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बॉर्न हुई, और 3 अलग-अलग मदर्स ने उसमें क्लेम करना शुरू कर दिया, हमारी बेटी हमारी बेटी। तो पुलिस ने उसको कस्टडी में ले लिया। उसके बाद कस्टडी में लेने के बाद उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बस की बात नहीं थी, उसने चंडीगढ़ हाई कोर्ट को फॉरवर्ड कर दिया। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने बोला कि भाई साहब DNA फिंगरप्रिंटिंग कराओ तीनों का, ठीक है। तीनों का सैंपल लिया गया, तीनों मदर का। जब तक DNA फिंगरप्रिंटिंग की रिपोर्ट आई तब तक 2 मदर भाग गई, ठीक है। वो अलग बात है, वो भाग गई, लेकिन कोर्ट के पेपर में तो लिखा जाएगा ये इनमें से कौन सी इसकी मदर है ना। तो ये ये DNA फिंगरप्रिंटिंग है। अब DNA फिंगरप्रिंटिंग कैसे करते, कैसे वैसे जैसे हमने एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की थी, देखो। आप देखो ना, फॉरेंसिक वाले अमेरिका में क्या होता है, वो क्रिमिनल्स का DNA फिंगरप्रिंटिंग निकाल लेते हैं और उसका उन्होंने डेटाबेस बना रखा है। FBI के पास एक डेटाबेस है, उसको बोलते हैं सेंट्रल डेटाबेस, देखो। तो ये फेडरल डेटाबेस है ना। तो वो जो फेडरल डेटाबेस है उसमें क्या, जितने भी क्रिमिनल, अगर किसी ने क्राइम किया, तुरंत उसका वो क्या करते हैं कि उसका DNA फिंगरप्रिंटिंग करके DNA का डेटा निकाल लिया। अब कहीं पे क्राइम सीन हुआ तो जिस बंदे का क्राइम मतलब लड़ाई हुई है, लड़ाई झगड़ा है ना, जो भी होता है, तो क्या होता है, वो मारा मारी में थोड़े बड़े DNA, बाल नोच लिए, स्किन का कोई पार्ट रह गया, किसी भी पार्ट से वो DNA का फिंगरप्रिंटिंग निकाल लेते हैं, उसको मैच करा देते हैं। अब अगर किसी क्रिमिनल से मैच होगा तो ठीक है, नहीं मैच हुआ तो मतलब कोई नया बंदा है जिसने काम किया। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग का तो वैसे क्राइम सीन में क्या करते हैं, हम DNA मैच करा के बता देते हैं कि एक्चुअल क्रिमिनल कौन, या सस्पेक्ट है हमारे पास 8-10 सस्पेक्ट है। तो वो जो सैंपल हमें मिला, मान लो दोनों में हाथापाई हुई, तो उसने उसको पकड़ने में ही बाल नुच गए या बाल गिर गए, ये फ्रिक्वेंटली होता है। और या फिर ये नेल्स वगैरह जो होते हैं ना, नेल्स वगैरह में अगर किसी को तेज से पकड़ा भी गया तो नेल्स वगैरह में कुछ स्किन के पार्ट निकल आते हैं, उसमें 1-2 सेल भी मिल गई, तो हमने क्या किया, उस सेल को ले लिया। हमने पढ़ा था PCR टेक्निक से हम सैंपल को बढ़ा लेते हैं। तो देखो, तो वही हम करते हैं कि हमारे पास DNA का सैंपल है, ब्लड सैंपल मान लो हमको मिल गया,
अब ब्लड में आरबीसी में तो होगा नहीं, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होती है, उस न्यूक्लियस से हमने क्या किया, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्लड सेल, डीएनए निकाल लिया। अब भाई साहब वो डीएनए को हमने फ्रेगमेंट में कट कर दिया, किससे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, समझना बात को। अब हमने क्या किया कि अब हमें ये लगता है कि ये डीएनए का सैंपल तो बहुत कम है, हमने क्या किया, पीसीआर टेक्निक से उसको मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर अगर हमको सफिशिएंट डीएनए सैंपल मिल गया तो ठीक है, नहीं सफिशिएंट सैंपल मिला तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पीसीआर से। फिर क्या करेंगे, उसको एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डालेंगे, बैंड बना लेंगे, याद आया। बैंड बनाने के बाद क्या करेंगे, एक नायलॉन फिल्म में इसको ट्रांसफर कर लेंगे या सेलुलोज फिल्म में ट्रांसफर कर लेंगे। इस प्रोसेस को हम साउदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें डीएनए का प्रोब डाल देंगे। अब समझो बात को कि आपको मैच क्या कराना है। तो अभी हमने क्या किया, उस बच्ची का डीएनए का फ्रेगमेंट लिया और उसके बाद अब पहली वाली मदर को लिया, पहले वाली मदर का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ले लिया, उसको हमने प्रोब बना लिया, प्रोब को हमने क्या किया, रेडियो एक्टिव कर दिया। अब हमने क्या किया, ये जो इस बंदे का डीएनए सीक्वेंस था इसको बाहर निकाल लिया। एक्सेस डीएनए प्रोब वॉश अवे, तो हमने प्रोब डाला, प्रोब क्या करेगा, जो पहला वाला सैंपल डीएनए उससे जाके चिपक जाएगा जाकर के, मतलब हाइब्रिडाइजेशन जिसको बोलेंगे। उसके बाद हम इसको एक्सपोज कर देंगे, किसमें एक्सपोज, किसमें करेंगे, एक्सरे फिल्म में एक्सपोज करेंगे। जब एक्सरे फिल्म में एक्सपोज करेंगे तो डीएनए के पैटर्न बन जाएंगे। अगर कहीं कहीं पे हाइब्रिडाइजेशन हुआ है तो मतलब हम समझ जाएंगे कि ये सैंपल एक्चुअल में उसी बंदे का है, और अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है तो हम समझ जाएंगे उसका सैंपल नहीं है। इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से प्रूव कर देते हैं कि उसी का डीएनए है नहीं। क्लियर है, बताओ अनुष्का। यस सर। ना 100% क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो अभी तो टाइम हो गया है ना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। और ओके सर। है ना, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलके इसको आगे फिर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और देखना अगर फिर भी कुछ अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें अभी भी कोई डाउट हो तो फिर से पूछना, ठीक है। यस सर। यस सर।